हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स का टॉपिक करने जा रहे हैं। हमारा जैसे कि आप देख रहे हैं नेशनल इनकम हमारा आज का टॉपिक है। और नेशनल इनकम को पढ़ने का तरीका हम ये रखेंगे, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, उनको अलग अलग करने के बजाय जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको हम समझते जाएंगे और उसको समझेंगे हम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की, राष्ट्रीय आय को मापने की जो विधियाँ होती हैं उसके अंडर में पढ़ेंगे, ताकि हमको ये भी समझ में आता जाए कि हम वो कंसेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम होती क्या है? बहुत सिंपल है। इनकम यानी आप समझते ही हैं, अगर किसी आदमी से आप उसकी इनकम पूछेंगे तो वो बताएगा कि साल में वो कितना कमाता है या महीने में कितना कमाता है, राइट? तो अगर हम नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय बोल रहे हैं तो यानी हम किसी देश की आय कितनी हो रही है। तो बहुत ऑब्वियस है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में ही हम ऐसा तो नहीं बताएंगे कि आज़ादी से अभी तक हमने कितना कमाया। तो वही हमको ये कंसेप्ट है कि टोटल वैल्यू, यानी राष्ट्र क्या है, जितने लोग उसमें हैं, जितने इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने जो भी लोग हैं, उनकी टोटल वैल्यू। ये टोटल वैल्यू हम किस में करेंगे? रुपए में या करेंसी में जितनी होगी वो टोटल वैल्यू किस चीज़ की, उस देश में जितनी लोगों की आय है या उस साल जितना प्रोडक्शन हुआ है, और एक वित्तीय वर्ष में यानी एक पर्टिकुलर टाइम की। ये तीनों फैक्टर को जब हम जोड़ देते हैं, टोटल वैल्यू रुपए में कैलकुलेट कर लो यानी करेंसी में कैलकुलेट कर लो, उसकी मॉनेटरी वैल्यू, उसका मूल्य निकाल लो, और एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में निकाल लो, तो उस देश की राष्ट्रीय आय निकल आएगी। अब हम इसको निकालते क्यों हैं? तो हमको इससे पता चलता है कि उस साल हमारे देश ने, पिछले सालों से एक तो हम तुलना करते हैं कि उस साल हमारे देश ने कितनी तरक्की की, कितनी नेशनल इनकम बढ़ी कि कम हुई, किस सेक्टर में बढ़ी। और दूसरे देशों से भी तुलना करते हैं कि भाई अगर यूएसए से हम तुलना करने लगें तो यूएसए की नेशनल इनकम कितनी है, और अगर वो बहुत आगे हैं तो हम कितने पीछे हैं उनसे। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हमारे किस सेक्टर ने, किस क्षेत्र में हम पीछे रह गए, किस क्षेत्र में आगे बढ़ गए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एग्रीकल्चर यानी कृषि को हम ले लें या इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें, तो इन सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये सब इकोनॉमिक्स के पार्ट होते हैं जिससे हम आगे का प्लान कर सकें, आगे के बजट बनाते हैं जब हम। तो नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जो है, उनको कैलकुलेट करने की, उनको मापने की विधि कौन कौन सी हैं, राष्ट्रीय आय को मापने की, कैलकुलेट करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो बहुत सिंपल चीज़ है ये, इसको कठिन समझ लेते हैं स्टूडेंट। पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपसे बोला जाए कि किसी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की आय कितनी है, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप उससे पूछ लोगे, तो उसको हर महीने या साल में उसको कितनी इनकम होती है, वही उसकी आय हो जाएगी। तो एक मेथड तो ये हो गई कि हमने इनकम, उस जितने लोग हैं देश में उन सबकी आय को जोड़ लिया, और वो हमारी हो जाएगी नेशनल इनकम। इसको हम डिटेल में देखेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति की अगर हमको आय पता करना है और हम उससे डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, तो हम ये देख लेंगे कि भाई वो खर्च कितना कर रहा है, कितना व्यय कर रहा है। जितना उसके पास वो पैसा होगा उतना ही व्यय करेगा ना, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकता। तो ये वो, एक तो वो व्यय करेगा, तो वो जितना व्यय करेगा उसको पूरे को जोड़ लो, तो वो, ये दूसरी मेथड हो गई। एक तीसरी मेथड होती है प्रोडक्शन, उत्पादन। मतलब उस देश के अंदर, हमारी इंडिया जैसे कंट्री है, तो उस देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल को अगर जोड़ लें तो उस जो प्रोडक्शन होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, उसी को लोग खरीदेंगे और बेचेंगे ना, उसी को इनकम से खरीदेंगे, उसी पे खर्च करेंगे ना। तो उसको नहीं जोड़ लो। हालांकि अभी ये मेथड यूज़ नहीं होती, इसकी जगह दूसरी मेथड यूज़ होती है, पर इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो आइए शुरू करते हैं इनकम मेथड के साथ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक ये कंसेप्ट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक है इकोनॉमिक्स का। कि किसी भी प्रोडक्शन का, कोई भी फैक्ट्री लगाएं आप, कहीं पे भी कुछ प्रोड्यूस करने वाले हैं, कुछ बनाने वाले हैं, या कोई दुकान है, उसके 4 फैक्टर होते हैं। उन 4 फैक्टर से ही मिलके कोई भी दुकान, एक छोटे से टी शॉप ले लो या फिर आप रिलायंस की फैक्ट्री ले लो, इन 4 फैक्टर से मिलके बनी होती है। वो क्या क्या होता है, आप इसको देख जाइए। एक हो गया लैंड यानी भूमि, दूसरा हो गया लैंड में काम करने वाले लेबर्स यानी श्रमिक, उसके श्रम करने वाले लोग। तीसरा हो गया पूंजी, इस लैंड में अगर कुछ काम करने जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए पूंजी। और ये लगाएगा कौन? एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमिता, जो बिजनेसमैन आएगा वो। अब ये 4 फैक्टर्स आप कहीं पे भी लगा लीजिए। आप कपड़े की दुकान पे भी जाइए तो कपड़े की दुकान किसी न किसी ज़मीन पे होगी, उस ज़मीन का मालिक जो है उसको क्या फ़ायदा होगा, वो किस कीमत पे कपड़े की दुकान वाले को देगा, उसको वहाँ का रेंट या किराया मिलेगा।
लेबर को क्या मिलेगा, उस कपड़े की दुकान में काम करने वाले बच्चे को, जो भी काम कर रहा बच्चा तो नहीं, तो उसको मिलेगा वेजेस या वेतन। कैपिटल जो लगाया है इस बंदे ने, उस पर हो सकता है ये कैपिटल बैंक से लेके आया हो, लोन लेके आया हो, तो बैंक ने इसको क्यों दिया, क्योंकि वहाँ पे ब्याज इंटरेस्ट ये उसको देगा एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चार चीज़ों से मिलके कोई भी उत्पादन या कोई भी प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं उत्पादन के कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। और इनका फ़ायदा क्या हो गया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे, ये बहुत बेसिक और बार बार यूज़ होने वाला कंसेप्ट है। तो अगर ये चार ही फैक्टर होते हैं किसी भी उत्पादन के, यानी हमारी कंट्री में जितने भी लोग कमा रहे होंगे, खर्च कर रहे होंगे, वो इन्हीं में से कोई एक होंगे। तो अगर हम इन सब से जो इनकम हो रही है, लैंड से जो इनकम हो रही है, लेबर से जो इनकम हो रही है, उनको जोड़ दें इनकम विधि में, तो हमारा नेशनल इनकम निकल आएगा, यानी राष्ट्रीय आय निकल आएगी। वही हमने किया है, रेंट यानी किराया, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, चारों को जोड़ दो, नेशनल इनकम हो गई। यही इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम आ जाते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। एक्सपेंडिचर यानी कौन कितना खर्च कर रहा है। तो कोई एक आदमी है, उसकी अगर हम एक्सपेंडिचर या उसका व्यय निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो सीधी सीधी बात है, उसने कितना खर्च किया, तो उसका व्यय निकाल लिया, ठीक है। पर ज़रूरी तो नहीं कि उसने 100 रुपये कमाया तो पूरे 100 रुपये खर्च कर देगा, तो वो उसको रखेगा। और आज के टाइम पे कोई घर पे तो पैसा रखता नहीं है, वो बैंक में एटलीस्ट कम से कम तो बैंक में डाल देगा, ताकि कुछ तो उसका इंटरेस्ट मिले। अगर वो कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो बैंक में डालना भी तो एक किस्म से इन्वेस्ट या इन्वेस्टमेंट ही कहलाया। तो एक हो गया व्यय, एक हो गया इन्वेस्टमेंट। पर ये तो एक इंडिविजुअल आदमी की, एक व्यक्ति की बात हम अगर कर रहे हैं। पर क्या एक राष्ट्र में, एक कंट्री में राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, तो क्या एक कंट्री में सिर्फ यही एक बंदा होता है, या 10 बंदों का हम कैलकुलेट कर लें काम चलेगा? नहीं, वहाँ पर एक गवर्नमेंट का सिस्टम भी तो होता है ना। गवर्नमेंट का एक कलेक्ट्रेट होता है, दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होते हैं, उनमें भी तो कुछ खर्च हो रहा होता है, तो वो भी तो राष्ट्र के अंदर आएगा। तो गवर्नमेंट ने सरकारी व्यय कितना की, उसको भी जोड़ लो। ये तीन तो सीधी सीधी बात हो गई, हमें समझ आ गया। अब बात ये है कि कुछ हम बना के, हो सकता है कि हमने गेहूं के इतना प्रोड्यूस कर लिया, हमने गेहूं इतना उगा लिया कि उसको हम इंडिया के बाहर भी भेजें, या हमारे पास गेहूं इतना कम हो गया कि हम अंदर इंपोर्ट करें, या तो बाहर उसको भेज दें, निर्यात कर दें, या अंदर मंगवा लें, खरीद लें, क्योंकि हमें कम पड़ रहा है। तो जब हम उसको बेचेंगे तो हमारी उससे कमाई होगी, जब हम उसको ख़रीदेंगे यानी इंपोर्ट करेंगे तो हमें उसके लिए पे करना होगा। पर हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय, यानी हमको जिससे इनकम होगी हमको उसको जोड़ना है। पर अगर हमारी जेब से पैसा गया तो उसको घटाना पड़ेगा, तो हमारे एक्सपोर्ट करने में यानी बेचने में पैसा आएगा, इसलिए उसको जोड़ लेंगे। इंपोर्ट में जाएगा, इसलिए उसको घटा देंगे। बाकी ये तीन चीज़ों को हमने जोड़ लिया। किसको, एक्सपेंडिचर जो एक पर्टिकुलर एक सारे लोगों ने किया, उसके अलावा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुए, जो सरकारी खर्च हुआ, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को प्लस किया, इंपोर्ट को माइनस किया। ये क्यों किया वो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो दो मेथड हो गई, एक इनकम मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम के चार फैक्टर आप याद रखना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। इनसे मिलता है किराया, वेतन, ब्याज, लाभ। और एक्सपेंडिचर हमने क्या जोड़ा, उस बंदे के जेब से कितना गया, उसने बचे हुए को कहाँ इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, और आयात निर्यात। अब हम तीसरा जो हमारा मेथड है उसको देखने जा रहे हैं। हालांकि ये मेथड अब फॉर्मली यूज़ नहीं होती ऑफिशियली, फिर भी हम उसको करेंगे। तो प्रोडक्शन मेथड हमारी तीसरी मेथड है, उत्पादन विधि। ये कैलकुलेट करना प्रोडक्शन मेथड लंबी विधि है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। इसलिए इसमें क्योंकि इस विधि छोटी है, पर इसमें 4-5 कॉन्सेप्ट आपको समझने के बाद फाइनल हमको पता चलेगा कि राष्ट्रीय आय कितनी है। तो आप अभी इस वक्त इतना ध्यान में रख लीजिए कि हमको फाइनली निकालना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एट कारक लागत। इतना हमको ये NNP निकालना है फाइनल, याद रखिएगा। उसके रास्ते में जो चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ती जाएंगी वो हम करते जाएंगे। अब ये बात समझिए आप कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि एक देश की भौगोलिक सीमा, हमारा ये इंडिया है, ये इंडिया, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो ये इंडिया है, तो मैं आपको बोलूँ भौगोलिक सीमा, तो आप क्या बोलेंगे, क्या यहीं तक इसकी भौगोलिक सीमा ख़त्म हो गई? नहीं। ये जो साइड में समंदर लगा, ये जो सी ओशन लगा, यहाँ पे क्या हम मिनरल्स नहीं निकालते? यहाँ पे क्या हम
मछुआरे फिशरीज़ नहीं करते, मछलियाँ नहीं पकड़ते, यहाँ से प्रोडक्शन नहीं होता, तो किसी एक देश की भौगोलिक सीमा जो होती है उसमें ये भी काउंट होता है। इसकी ये इंटरनेशनली 200 नॉटिकल माइल्स तक हम, ये रूल्स हैं कि 200 नॉटिकल माइल्स तक हम जो भी वहाँ पे निकलेगा वो हमारा होगा। किसी भी कंट्री के 200 नॉटिकल माइल्स, यानी एक नॉटिकल माइल्स जो होता है, एक नॉटिकल माइल्स होता है 1.8 किलोमीटर होता है। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी एरिया होगा वो हमारे जुरिस्डिक्शन में आएगा। हम वहाँ अगर हीरे मिले, मिनरल मिले, गैसेस मिली, नेचुरल गैसेस मिली, वो सब हमारे अधिकार क्षेत्र में आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, जैसे आप दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पर कई कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ होती हैं, यूएसए की एम्बेसी होगी, यूके की होगी, नमीबिया की होगी, इसी तरीके से इंडिया की भी हर कंट्री में एम्बेसी होती है। तो जिस भी देश में हमारी एम्बेसी होती है ना, वो एम्बेसी भी हमारा ही भौगोलिक सीमा कहलाती है, वो हमारा ही देश कहलाता है। इसलिए अगर कोई बड़े से बड़ा अपराधी भी हमारे एम्बेसी में घुस गया, मान लो यूएसए में हमारी एम्बेसी और हम कोई अपराधी घुस गया, ऐसे केस हुए हैं, किस यूके में हुआ है, किन कंट्रीज़ के बीच में तो मुझे याद नहीं है, तो ऐसे घुस गया, तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि यूएसए की पुलिस धड़ल्ले से इंडियन एम्बेसी के अंदर आ जाएगी। जब तक हमारी एम्बेसी उनको परमिशन नहीं देगी तब तक वो नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री, हमारी भौगोलिक सीमा में आ रहा है। तो किसी भी एम्बेसी, जो भी एम्बेसी होगी वो भी हमारी भौगोलिक सीमा है। इसी तरीके से मान लीजिए एयर इंडिया का कोई प्लेन यूएसए के आसमान में उड़ रहा है, तो वो जो प्लेन होगा ना, वो चाहे यूएसए के वहाँ उतर भी जाए, पर वो कहलाए उसके अंदर का, और वो प्लेन पूरा हमारा ही जोग्राफिकल बाउंड्री कहलाएगी। आई होप जोग्राफिकल बाउंड्री का कंसेप्ट आपको समझ में हो गया, आ गया होगा। मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हम आगे चल के जीडीपी निकालने वाले, तो जीडीपी किन किन की चीज़ों को ध्यान में रख के निकाला जाता है। तो दूसरा, फाइनल गुड्स यानी अंतिम उत्पाद। मान लीजिए एक किसान ने राइस अपने खेत में उगाया, उसने उसको बेचा एक ट्रेडर को, एक फैक्ट्री को। उस फैक्ट्री ने उसका कुछ आटा बनाई, मान लीजिए इडली का आटा बनाई, और उसको बहुत अच्छे पैकेट में पैक करके उसको भेज दिया मार्केट में। तो यहाँ पे राइस इसने 50 रुपीज़ kg, सपोज कीजिए 50 रुपये किलो बेचा था, इसने इसको बना करके जो आटा बेचा वो 200 रुपये kg में बेचा। तो उसकी फाइनल जो कंज्यूमर के हाथ में, जो ग्राहक के हाथ में आ रहा है, वो 200 रुपये का आ रहा है। तो हम ये हमारा फाइनल गुड्स, अंतिम उत्पाद कहलाता है। क्या? जो इडली वाला आटा है, ना कि राइस जो उसने फार्मर ने उगाया था। तो ये हमारा फाइनल उत्पाद कहलाएगा, और इसकी वैल्यू को हम जीडीपी में जोड़ने वाले हैं आगे। ठीक है, बीच में जो भी उसका हुआ, मान लीजिए वो चक्की वाले को देता ट्रेडर, पैकिंग खुद करता, चक्की वाला उसमें 20 रुपये जोड़ता, फिर ये अपने कुछ और उसमें जोड़ते, जो भी बीच में वैल्यू उसमें जोड़ती जाएगी उससे हमें मतलब नहीं है। फाइनल कंज्यूमर ने जिसको कंज्यूम किया उसको कितने का मिला था वो हमारी अंतिम उत्पाद फाइनल गुड्स की वैल्यू होगी। और उसकी वैल्यू, उसकी कौन सी वैल्यू जुड़ेगी? मौद्रिक वैल्यू, मौद्रिक मूल्य, यानी उसका मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू से क्या मतलब है? उस चीज़ को बेचने में कितनी मनी मिल रही है, कितनी मुद्रा मिल रही है। मतलब ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि मान लीजिए एक कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट भी हो रहा, किसी बंदे के पास 5 बसेज हैं, एक कपड़े की दुकान भी है, वो 200 मीटर कपड़े बेचता है, एक दूध वाला 500 लीटर दूध बेचता है। तो ये लीटर में, ये मीटर में, ये 5 बसेज हैं, ये किलोमीटर में बात करेगा। तो अब इन सबको जोड़ोगे कैसे आप? यूनिट सेम होना चाहिए ना किसी चीज़ को जोड़ने के लिए। तो इन सब की हम मॉनेटरी वैल्यू यानी मौद्रिक मूल्य निकाल लेते हैं और उनको जोड़ लेते हैं। कितने पीरियड तक के लिए, जीडीपी के लिए हमको कितने पीरियड का ये प्रोडक्शन हम जोड़ते हैं? अप्रैल से मार्च, एक वित्तीय वर्ष, एक साल में ये सब कितना हुआ, एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर कितना अंतिम उत्पाद, प्रोडक्शन में जो भी अंतिम उत्पाद बिका, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को जोड़ देते हैं एक वित्तीय वर्ष के लिए, तो वो हो जाती है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। आई होप आपको समझ में होगा जीडीपी क्या हो जाता है। एक कंट्री है, उसकी भौगोलिक सीमा में जो भी प्रोडक्शन हुआ, वो प्रोडक्शन में जो भी प्रोडक्ट निकला, वो जो फाइनल बिका, उसकी वैल्यू, उसकी मॉनेटरी वैल्यू एक साल के अंदर कितना ऐसे इतना हुआ, इसको जोड़ लें तो हमारे निकल आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी से ही बनते हैं अब एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी। यहाँ पे मैं एक बहुत सिंपल ट्रिक बता दूंगा जिसे आप कभी भूलेंगे नहीं। एक बात आप याद रखिए, जब भी जैसे ये जो टर्म्स हैं जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, जब भी किसी का जी हटाना हो ना, तो वहाँ पर जी की जगह एन लाना हो, यानी एन का मतलब होता है नेट, निवल। नेट का मतलब होता है बिल्कुल खरे खरे कितने पैसे हैं, है ना। तो
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए एक दूध वाला है, वो नोएडा से दिल्ली दूध सप्लाई करने जाता है पूरे महीने, और महीने भर में उसको 2 लाख रुपए उसने कमाया, 2 लाख रुपए कमाया एक दूध वाले ने। ये 2 लाख रुपए वो हैं जो उसने पेट्रोल वगैरह का खर्चा निकाल दिया है, ये टोटल उसकी ग्रॉस इनकम है ना। तो क्या यही उसकी नेट इनकम होगी, या ये पूरे पूरे उसके जेब में आ रहे हैं? इकोनॉमिक्स की नज़र से आप देखेंगे तो नहीं, जबकि उसने पेट्रोल वगैरह खर्चा निकाल लिया, जो भी उसको खर्चा होता तो निकाल लिया, ये उसकी नेट इनकम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने जो बाइक यूज़ किया वो दूध लेके जाने के लिए ना, उस वो 1 साल पुरानी हो गई, दूसरा उसमें कुछ डिप्रिसिएशन यानी ह्रास भी हुआ, बाइक पुरानी भी हुई, उसके चक्के घिसे और वो सब, तो इकोनॉमिक्स इसको भी काउंट करता है। तो अगर हम मान लीजिए कि उस बाइक की कीमत 10,000 या 20,000 रुपये कम हुई, तो उसकी नेट कमाई इकोनॉमिक्स कितनी मानेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ये हम कंट्री की बात कर रहे हैं इसलिए प्रोडक्ट है, तो उस दूध वाले का नेट एनडीपी क्या हो जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल देशी उत्पाद। सीधी बात है कि बाइक में से जो डिप्रिसिएशन हुआ है, जो ह्रास हुआ है, जीडीपी में से उसको घटा दो। तो जब भी जी की जगह एन, ग्रॉस की जगह नेट आएगा, कहीं भी आगे भी यूज़ होने वाला है, इसलिए मैं आपको ट्रिक बोल रहा हूँ, वहाँ पे डी माइनस कर दिया है, डिप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 लाख में से 20,000 रह जाएंगे, बचेगा 1,80,000, है ना। तो 1,80,000 एनडीपी हो जाएगा। पर अगर डी बीच, अगर नेशनल जीएनपी निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, नेशनल यानी जीडीपी में मैं आपको बता दूं ये जीडीपी एक्चुअली था क्या। जीडीपी आप किसी देश की बात करें, ऐसे इन टर्म्स में हालांकि बोलना नहीं चाहिए, पर जीडीपी की अगर बात करें तो जीडीपी सिंपल वो होता है कि अगर किसी कंट्री को आप ना एक सामान समझ के, एक ऑब्जेक्ट समझ के मार्केट में बेच दो, तो उसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, वो जीडीपी होता है सीधे सीधे। मतलब अगर ये इंडिया एक प्रोडक्ट है और इसको हम कहीं बेच दें, हालांकि रिस्पेक्ट और नेशन और ऐसा बोलना चाहिए, पर आपकी समझ के लिए, तो उसकी कितनी कीमत होगी। पर यहाँ पर एक ग्लिच है, वो ग्लिच क्या है? इस जीडीपी में और कई सारी चीज़ें जुड़ गई। जैसे इस जीडीपी में क्या है? टाटा भी है, रिलायंस भी है, ये हमारी देसी कंपनियां, इंडिजिनस कंपनीज़ हैं, पर इसी में ओप्पो और सैमसंग भी अपना प्रोडक्शन कर रही हैं और बेच रही हैं, कमा रही हैं, टैक्स दे रही हैं। तो हमको ये अगर चाइना की है, ये अगर चाइना की है, ये कोरिया की है, तो ये फ़ायदा, मेन फ़ायदा तो ये वहाँ की हैं, तो उनको फ़ायदा भेज रही होंगी ना। हमको भी ऑब्वियसली फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हम उनको यहाँ पर रहने दे रहे हैं, पर ये बेसिकली हैं तो वहाँ की। तो जब हम क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो हम सिर्फ अपने नेशनल्स को काउंट करेंगे, इनको हम बोलेंगे कि आप साइड हो जाओ। यानी हमने टाटा और रिलायंस तो ओके है हमारे लिए, राइट है, पर ओप्पो और सैमसंग को नहीं जोड़ेंगे। पर हम नेशनल्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे इनको हम कोरियन नेशनल मान रहे थे, इनको चाइना नेशनल मान रहे थे, इसी तरह सुंदर पिचाई जैसे लोग या एनआरआईज जो हैं, जो बाहर रह रहे हैं, वो हमारे यहाँ तो फ़ायदा भेजते होंगे ना, कुछ ना कुछ अपनी फैमिलीज़ को पैसा भेजते हैं। बहुत सारे लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं और रेगुलर पैसा भेजते हैं, तो उससे हमारी जीडीपी को भी तो फ़ायदा होता है ना, तो उनको हम जोड़ लेंगे यहाँ पर। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी हमने सारे नेशनल्स को ले लिया और जितने हमारे पास फॉरेनर्स थे उनको हटा दिया, तो वो जीएनपी निकल आएगा। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है एनएनपी की। अब जी एन पी मैंने आपको बताया, जब भी जी हटाना हो और एन लगाना हो तो उससे क्या, डिप्रिसिएशन हटा दो। तो अगर जी एन पी में से माइनस डिप्रिसिएशन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एन एन पी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगर आपको याद आ रहा हो तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोडक्शन या उत्पादन विधि के लिए हमको एन एन पी ही निकालना है। एन एन पी ही हमारा उत्पादन प्रोडक्शन विधि से नेशनल इनकम निकलती है, नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, राष्ट्रीय आय। बट एट एफ सी यानी ये नेशनल प्रोडक्ट किस उस पर निकलेगा? फैक्टर कॉस्ट पे। मतलब हमको ये जो वैल्यू निकालना है, ये जो सब चीज़ें जुड़ के आएंगी, मतलब हमारे सुंदर पिचाई ने कितना कमा के भेजा, टाटा ने जो प्रोडक्ट बेचा उससे कितना पैसा जोड़ रहे हैं हम, रिलायंस ने जो बिक्री किया या सर्विस दिया उसका हम कितना पैसा जोड़ रहे हैं, वो फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट सीधा सीधा कारक लागत जो है, कारक लागत जो है वो मतलब किसी फैक्ट्री में जो हमको लागत लगी कोई सामान बनाने में, फैक्टर से फैक्ट्री समझ लीजिए आप, एक ट्रिक टाइप की हो गई है। तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी जब प्रोडक्शन होता है तो उसके 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल, यानी भूमि, श्रम और उद्यमिता और पूंजी। तो अगर किसी भी फैक्ट्री से कुछ सामान निकल रहा है तो वो इन्हीं चारों से मिलके बना होगा ना। तो फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री से निकलने वाला जो प्राइस है, जब हम एनएनपी को फैक्ट्री से निकलने वाले, मान लीजिए टाटा ने कोई फ़ोन बनाया
और उसकी फैक्ट्री में उसको जो कीमत पड़ी उसको हम जोड़ लें, रिलायंस ने कुछ बनाया उसकी फैक्ट्री में जो कीमत पड़ी उनको जोड़ें तो एनएनपी निकालें, उसको बोलते हैं उसको जब जोड़ते हैं वो वाला एनएनपी जो होता है वो कहलाता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। समझ रहे हैं आप? और फैक्टर कॉस्ट में अगर आप टैक्स जोड़ दें यानी इनडायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जांपल टाटा ने फ़ोन बनाया, उसको ये फ़ोन पड़ा 5,000 का और गवर्नमेंट ने उस पर प्रोडक्शन टैक्स लगा दिया, प्रोडक्ट टैक्स लगा दी 300 रुपये, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा 5,300, तो वो हो जाएगा उसका मार्केट प्राइस। इसी पे तो हमको मिलेगा ना मार्केट प्राइस पे। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी देती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के इरिगेशन के जो सिंचाई वाले इक्विपमेंट्स हैं, जो थ्रेशिंग वाले इक्विपमेंट्स हैं, उन पे सब्सिडी देती है जो उनकी मार्केट प्राइस होना चाहिए। वो चाहती है कि फार्मर्स को फ़ायदा हो ताकि हमारी फूड प्रॉपर प्रोड्यूस होता रहे, कमी ना आए खाने की, तो वो उनको सस्ता कर देती हैं। तो वो हमको जो मार्केट में अगर वो सब्सिडी दे रही गवर्नमेंट उस चीज़ पे, मतलब अगर गवर्नमेंट ने सिंचाई के इक्विपमेंट्स पे सब्सिडी दी और मान लो उसकी कीमत हमको 5,000 पड़ने वाली थी पर सब्सिडी मिली किसान को 300 रुपये, उसने सोचा कि 100 रुपये अपनी तरफ से कम कर दो और फाइनल गेहूँ को बेच दो 5,200 का, तो हमको 100 रुपये कम में मिला ना, इसलिए सब्सिडी को हम उसमें से घटा देंगे। जो बाज़ार मूल्य होगा, जो बाज़ार मूल्य इस गेहूँ का होने वाला है, उसमें से हम सब्सिडी घटा देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स तो का मतलब ही यही है कि ये टैक्स शुरू में तो टाटा ने पे किया था बट अल्टीमेटली वो वसूलेगा हमसे। तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दो और सब्सिडी घटा दो, वो हो जाएगा बाज़ार मूल्य। उत्पादन विधि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब एनएनपी कैसे निकालना है कि सबसे पहले हमने जीडीपी से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकाले, किसी एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जितने फाइनल प्रोडक्ट बिक रहा है उसकी मॉनेटरी वैल्यू एक वित्तीय वर्ष में होती है जीडीपी में से अगर हमको एनडीपी निकालना है तो उसमें से डिप्रिसिएशन जो ह्रास हुआ उसको घटा दो, और अगर नेशनल्स का निकालना है तो जीएनपी बोल दो उसको, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से फॉरेनर्स को दूर हटा दो और अपने नेशनल्स को जोड़ लो, इसमें जो बाहर हमारे नेशनल्स हैं उनको भी जोड़ लो, वो हो जाएगा जीएनपी में को नेशनल बनाना है तो इसमें से नेट इसका निकालना है तो इसमें से भी डिप्रिसिएशन घटा दो, तो जीएनपी माइनस जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, ये हो जाएगा एनएनपी। इसको किस पे जोड़ेंगे तो हमारी उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय निकल आएगी, फैक्टर कॉस्ट पे जोड़ेंगे तो निकल आएगी। तो आपने पढ़ लिए, अभी तक आपने जो भी कंसेप्ट पढ़ लिए कि नेशनल इनकम जो हमारा मेन टॉपिक है उसको कैलकुलेट करने की विधि क्या होती है। पर मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रोडक्शन मेथड से या उत्पादन विधि से नेशनल इनकम अब कैलकुलेट नहीं की जाती, राष्ट्रीय आय अब मापी नहीं जाती। और मैंने आपको ये भी बताया कि प्रोडक्शन मेथड से जो नेशनल इनकम निकालते हैं वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं। पर इसके साथ जुड़ी हुई एक चीज़ और भी है। आप एक एग्जाम्पल को समझिए यहाँ पर। मान लीजिए एक कंट्री में, इंडिया में, एक साल में 2021 में 100 बाइक्स टोटल बनी और उसकी एक बाइक की कीमत 50,000 थी। तो मैं आपसे जीडीपी निकालने को बोलूँगा तो आप सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारी जीडीपी बोल दोगे कि 50 लाख थी, क्योंकि ये 50,000 में कंज्यूमर को मिली तो इन सबको जोड़ देंगे तो 50 लाख हमारी जीडीपी आ जाएगी। अगले साल 80 बाइक बनी, पर अब महंगाई बढ़ चुकी थी तो एक बाइक की कीमत हो गई 80,000। तो जब यहाँ पे जीडीपी निकालने की बात आ जाएगी, मान लीजिए ये 2021 की बात है और ये 2022 की बात है, तो यहाँ पर जब जीडीपी की निकालने की बात आ जाएगी तो 64 लाख हो जाएगा। तो हमको क्या समझ में आया कि जीडीपी तो भाई हमारा बढ़ गया, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा ही होगा, पर सच्चाई क्या थी, जीडीपी हमारा बढ़ा नहीं था। सच्चाई तो ये थी कि जीडीपी हमारा प्रोडक्शन बढ़ा नहीं था। पहले हमने 100 बाइक बनाई थी, अब 80 बाइक बनाई है। ये जीडीपी ज़्यादा इसलिए आई है क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। तो अगर इस मेथड को हम लेकर के चलेंगे तो इससे तो नुकसान हो जाएगा, हमको समझ में नहीं आएगा ना। इकोनॉमिक्स हमारा जो नेक्स्ट बजट बनेगा वो तो गलत बेसिस पे बन जाएगा। इसलिए जीडीपी जो है वो हमेशा कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है। अब आप बोलेंगे कांस्टेंट प्राइस क्या है? कांस्टेंट प्राइस वो है कि हम अब जो 80 बाइक 2022 में प्रोड्यूस हुई ना, उनकी जो वैल्यू है उस जीडीपी उन 80 बाइक्स के थ्रू ये पुराने ही किसी रेट पे बेस ईयर मान के उसको उस पर निकाल लें। तो जब निकालेंगे तो ये निकलेगा 40 लाख, यानी हमारी जीडीपी कम हुई है। यानी अब हमें सही अंदाज़ा लग रहा है कि हमारी जीडीपी यानी प्रोडक्शन कम हुआ है। तो कांस्टेंट प्राइस वो प्राइस
मान लेते हैं जीडीपी में कोई ऐसा बेस ईयर जब कीमत बहुत ज़्यादा चढ़ी या बहुत ज़्यादा कम ना हुई हो। कोई मान लीजिए प्याज की कीमत निकालना है और किसी साल प्याज की कीमत 200 रुपये किलो चली गई थी और हम 2019 में प्याज की कीमत 200 रुपये चली गई थी और हंगामा मच गया था। अब हम 2021 में बेस ईयर मान लें 2019 को और 100 रुपये किलो किलो चल रही प्याज और गवर्नमेंट अपनी बढ़ाई में बोले कि जाओ 100% कम कर दिया है हमने, 200 रुपये 100% कीमत प्याज की कम हो गई, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और सच्चाई क्या है, जो चीज़ 20-30 रुपये किलो होना चाहिए वो 100 रुपये किलो मिल रही है, तो ऐसा बेस ईयर तो सही नहीं कहलाएगा। तो कांस्टेंट प्राइस हमेशा ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऐसे ईयर के प्राइस को कांस्टेंट प्राइस बेस प्राइस मानना चाहिए जब बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे ना हुआ हो कि या तो कीमत बहुत मतलब जो करंट में हम जीडीपी निकालें तो बहुत ज़्यादा ना आ जाए, बहुत कम ना आ जाए। कोई ऐसे ईयर का के प्राइस को हम कांस्टेंट प्राइस या बेस प्राइस मानेंगे जब स्टेबल रही हो इकोनॉमी, जब प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा ना हुए हों। और अगर हम नहीं ऐसा करेंगे, कोई जैसे हमने प्याज वाला एग्जांपल लिया कि 200 रुपये किलो वाले को हमने बेस ईयर मान लिया, तो अब 100 रुपये की हो रही है, तो उस पर जो गवर्नमेंट है वो सीना तान के बात कर रही है, जबकि वो होना चाहिए 20-30 रुपये की। तो इस जो ये 20-30 की होना चाहिए, 100 पे भी गवर्नमेंट अपनी हीरोगिरी दिखा रही है। इसको बोलते हैं बेस प्राइस इफेक्ट। मतलब हमने बेस प्राइस ऐसा गलत लिया हुआ है कि अभी आज के टाइम पे हमको सही अंदाज नहीं लग रहा है इकोनॉमी का, तो उसको बोल देते हैं क्या, बेस प्राइस इफेक्ट। हमने बेस प्राइस गलत लिया हुआ था उस वजह से, राइट। और तो ये हो गई कांस्टेंट प्राइस। तो अभी की जो प्राइस है जिस पे हमने कैलकुलेट नहीं किया उसको बोल देते हैं करंट वैल्यू, करंट प्राइस या चालू या वर्तमान मूल्य। जो कि बाइक के एग्जांपल वाला अगर हम कंसीडर करें तो 80,000 रुपये हमारा करंट वैल्यू पहुंच गई थी, करंट प्राइस पहुंच गया था, राइट। जिस पे हमने जीडीपी कैलकुलेट नहीं किया। हमने जीडीपी किस पे कैलकुलेट किया, कांस्टेंट प्राइस पे। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझ में आ गई। जीडीपी हम किस किस चीज़ों पे कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं एक तो फैक्टर कॉस्ट पे, यानी कारक लागत, लागत जो फैक्ट्री पे जो हमारे जो रॉ मटेरियल से जो हमको लागत आती है वो लागत, और प्लस दूसरा हम करते हैं, दूसरा जो फैक्टर होता है उसको कांस्टेंट प्राइस पे, यानी करंट प्राइस पे ना करके कांस्टेंट प्राइस पे करते हैं, ठीक है। पर हम इतनी जुगत क्यों कर रहे हैं, इतना एफर्ट क्यों लगा रहे हैं, कांस्टेंट प्राइस पे क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा। एक चीज़ होती है जीडीपी इन्फ्लेटर। मान लीजिए करंट प्राइस पे यानी 80,000 वाले प्राइस पे हम जीडीपी निकाल लें और कांस्टेंट प्राइस पे यानी पुराने वाले कीमत पे जब प्राइस स्टेबल था उस पर निकाल लें, और दोनों का रेशो निकालें। मान लीजिए करंट वाले प्राइस पे यानी क्योंकि वो ज़्यादा हो गया था, महंगाई तो बढ़ती है, कम तो कभी होती नहीं है, तो 150 जीडीपी आया और कांस्टेंट प्राइस पे 100 आया। इनको हम जब रेशो निकालें कि 1.5 आया, तो हमें इससे समझ में आ जाता है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, महंगाई कितनी बढ़ी है मार्केट में, इससे अंदाज़ा लग जाता है। तो इसका एक ये फ़ायदा है, ठीक है। अब जीडीपी आपको क्लियर है और नेशनल इनकम भी आपको क्लियर है कि क्या होता है। तो सवाल ये उठता है कि जीडीपी और नेशनल इनकम, इन दोनों में से कौन सी चीज़ बेटर होती है किसी कंट्री की कंडीशन को, इकोनॉमिक सिचुएशन को, फाइनेंशियल कंडीशन को समझने के लिए, कि एक कोई कंट्री कैसा कर रही है इकोनॉमिकली। बोलते हैं ना कि जैसे अभी इंडिया की करंट हालत जो है वो अच्छी नहीं है या अच्छी है, या मनमोहन सिंह के टाइम पे बहुत अच्छी हो गई थी, तो किस बेस पे बोलते हैं, तो इसमें किसको बेस माने, जीडीपी को माने या नेशनल इनकम को माने। तो नेशनल इनकम हमने देख लिया ऑलरेडी कि नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी, ये हम देख चुके हैं। तो जीडीपी बेस्ट पैरामीटर है, एनडीपी बेस्ट है, एनएनपी बेस्ट है, या और ये दो कंसेप्ट और हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है। तो देखिए जीडीपी तो बेस्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि जीडीपी में हमने देखा था कि रिलायंस और टाटा तो थे ही, रिलायंस और टाटा तो थे ही, ओप्पो और सैमसंग भी थे, यानी फॉरेनर्स की भी इनकम हम इसमें जोड़ ले रहे थे। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी कंट्री की हालत क्या है, क्योंकि ये तो कमा के ज़्यादा पार्ट अपनी कंट्री भेजेंगे ना, ये तो वहीं के रहने वाले हैं। तो उससे अच्छा तो, और दूसरा जो जीडीपी था उसमें हमने उसको भी जोड़ लिया था जो हमारा डिप्रिसिएशन हो रहा था, ह्रास हो रहा था। जैसे हमने वो दूध वाले की बाइक का देखा था, या हम किसी फैक्ट्री की बात करें तो वहाँ पे मशीनें जो घिसती हैं तो उनकी कीमत कम होती है ना, पर जीडीपी में तो हम उसको कंसीडर कर ही नहीं रहे थे, जीडीपी में हम उसको कंसीडर कर नहीं रहे थे। तो इससे बेटर हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इससे हमने डिप्रिसिएशन को हटा लिया। इससे भी अच्छा हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी इसमें डिप्रिसिएशन भी नहीं है, इसमें फॉरेनर्स भी नहीं है, डिप्रिसिएशन भी नहीं है, फॉरेनर भी नहीं है, सिर्फ हमारे नेशनल्स जो हैं, जो अंदर बाहर कहीं भी, चाहे वर्ल्ड में हो, सुंदर पिचाई या एनआरआईज, या हमारे देश के अंदर, और नेट मतलब जो हमारी मशीनें घिसी हैं, गाड़ी घिसी है, उसको भी हमने हटा दिया। टोटल हमारा कितना 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 इनकम है उसको लिया। तो जीडी से भी अच्छा एनडीपी, एनडीपी से बेटर एनएनपी पैरामीटर है। क्या समझने के लिए, ये समझने के लिए कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है। पर क्या आपको लगता है कि ये हमारे पूरे देश की एनएनपी जो है, ये पूरे इंडिया की एनएनपी है, पूरे इंडिया की हम एनएनपी है, तो ये इसमें हर आदमी की हालत क्या इससे समझी जा सकती है नेट नेशनल प्रोडक्ट से। क्या इंडिया के अंदर हर आदमी एक कंडीशन में रह रहा है, क्या सब एक से घरों में रह रहे हैं, नहीं। कोई गांव में रहता है, कोई शहरों में रहता है, किसी के पक्के घर हैं, किसी के खपरेले घर हैं, कोई रोड पे भी रहता है, कोई किसी का अंबानी वाला बंगला भी है। तो इसके लिए
एक कंसेप्ट आता है प्रति व्यक्ति आय, यानी हर व्यक्ति की कितनी आय है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बहुत इंपॉर्टेंट ये एक टर्म है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी जीडीपी निकली, यानी पूरी कंट्री की, जो मैंने बताया था ना, पूरी कंट्री को अगर बेच दो तो जो उसकी कीमत आएगी, उसको डिवाइड कर दो जितने लोग हैं आपके यहाँ, तो एक आदमी का एवरेज निकल आएगा, वो हमारी हो जाएगी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो इससे अच्छा पैरामीटर ये होगा ना, क्योंकि देश क्या है, लोगों से मिलकर बना है ना, तो एक आदमी किस कंडीशन में रह रहा है कंट्री के अंदर, एवरेज आदमी किस कंडीशन में रह रहा है, उससे आप ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हो ना। फॉर एग्जांपल यूएसए की जो इकोनॉमी है अभी 23 ट्रिलियन कुछ की है, और इंडिया की इकोनॉमी 2.3 ट्रिलियन, सीधी सीधी 10 गुना का फ़र्क है। पर वहाँ पॉपुलेशन करीब 36 करोड़ है, तो हमारे यहाँ 140 करोड़ तो 2011 की सेंसस में आ चुकी है। तो आप समझ रहे हैं पर कैपिटा इनकम में कितना फ़र्क होगा, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड कितना ऊपर होगा हमसे। तो इससे ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा लग रहा है ना। बट अब आप एक बात बताइए, यूएसए से तो हमने इंडिया को कंपेयर किया कि वहाँ की इकोनॉमी भी हमसे बड़ी है और वहाँ पॉपुलेशन भी हमसे कम है। बट इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड से ज़्यादा जीडीपी इंडिया की है, आपको पता है ये बात? इंग्लैंड से ज़्यादा जीडीपी इंडिया की है। ऐसी सिचुएशन में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जीडीपी या पर कैपिटल इनकम से, और दूसरी बात, इंडिया में जितने टैक्सेस लगाए जाते हैं ना, इंडिया में जितने टैक्सेस लगाए जाते हैं उतने इंग्लैंड में नहीं लगाए जाते। हमारे वेदों में तो ऐसे कहा गया है कि टैक्सेस उतने ही लगाओगे जितना समंदर में सूर्य की किरणें जितना पानी इवेपोरेशन कर देती हैं, उतना कि समंदर को पता भी ना चले और आपका काम भी हो जाए। और हमारे यहाँ उल्टे हाल है, हमारे यहाँ तो मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स है, इसलिए हमारे यहाँ एफडीआई भी कम आता है, 25% एफडीआई पे टैक्स मान रहे हैं, जबकि टैक्स हेवन कंट्रीज़ भी हैं जो बाहर से आने वाले पैसे पे टैक्स लगाती ही नहीं है। तो बहुत हाई टैक्सेस हैं। तो डायरेक्ट टैक्स जो, मान लीजिए इंग्लैंड का एक आदमी 20,000 कमा रहा होता है और इंडिया का भी एक आदमी 20,000 कमा रहा है, पर हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स जो है इसमें 5,000 कट जाता है, वहाँ पे 200 रुपये ही कट रहा है। तो ये जो आपकी इनकम पे डायरेक्ट टैक्स कटता है ना, पर कैपिटा इनकम पे डायरेक्ट, एक एवरेज आदमी की इनकम पे जो डायरेक्ट टैक्स कट रहा है, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ये डायरेक्ट टैक्स तो उसके हाथ से निकल जाता है ना, उसको खर्च थोड़ी कर पाता है, डिस्पोज किसको करवाता है, प्रयोज्य किसको कर पाता है, यूज़ किसका कर पाता है, वो डिस्पोजेबल इनकम का टैक्स जो दे दिया वो उसकी इनकम कहाँ कहलाई। अगर ये ज़्यादा होगी, अगर ये ज़्यादा होगी तो वो देश अच्छा माना जाएगा ना, कि यहाँ के लोग खुश होंगे, उनके हाथ में खर्च करने को ज़्यादा आएगा। तो जीडीपी से अच्छा एनडीपी, एनडीपी से अच्छा एनएनपी, इससे अच्छा पर कैपिटा इनकम, एवरेज आदमी की इनकम, और उससे भी अच्छा डिस्पोजेबल यानी प्रायोज्य आय, यानी हाथ में कितनी आ रही है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर भी एक ग्लिच है, पर कैपिटा इनकम में भी एक ग्लिच है। आप बताइए कि ये तो एवरेज निकाल रहे हैं आप, पर इस एवरेज में अंबानी भी है और इसी एवरेज में एक मिडिल क्लास आदमी भी है। तो अंबानी को भी एवरेज में ले लिया, मिडिल क्लास आदमी को भी ले लिया, तो उससे कितना पता चलेगा हमें। तो ये उसका प्रॉब्लम कहला जाता है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि प्रोडक्शन मेथड जो उत्पादन विधि है उससे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय हम कैलकुलेट अब नहीं करते हैं। तो हम किससे करते हैं? हमारे पास होती है जीवीए विधि, जीवीए मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, सकल मूल्य वर्धित विधि। क्या होती है ये? वो ये होती है जी, जीवीए क्या होता है, मान लीजिए इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि एक मान लीजिए कृषक है, एक किसान है, उसने अपने खेत में गेहूँ उगाया, उसको 50 रुपये किलो बेचा एक ट्रेडर को। उस ट्रेडर ने प्रोसेस किया अपनी फैक्ट्री में ले जाके, और उससे जो भी फाइनल ब्रेड बनाया उसको 200 रुपये किलो बेच दिया। मैं आपसे बोलूँ कि इसको इनकम मेथड से, जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ी थी आय विधि से, इसकी जीडीपी निकालो, सीधे आप बोलोगे कि फाइनल जितने में बिका वो उसकी जीडीपी हो जाएगी। ये हमने एक चीज़ ले ली, ऐसे सारी चीज़ों को जोड़ के हमने छोटा एग्जाम्पल लिया है, तो उसकी जीडीपी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फाइनल प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड में, जो फाइनल प्राइस पड़ा हमको, जीडीपी हो जाएगी। अब आप क्रॉस वैल्यू एडिड, यानी जितनी हम वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं हर स्टेप पे, यानी फार्मर के हाथ में तो ज़ीरो था, उसने क्या किया, 50 तक पहुंचाया, यानी गेहूँ पैदा किया, उसको निकाल निकाल के रखा, तो उसकी वैल्यू 50 रुपये हुई। तो यहाँ इस स्टेप में कितनी कीमत बढ़ी उसकी, 0 से 50। ट्रेडर ने क्या किया, 50 रुपये खर्च किया और उसमें जो वैल्यू बढ़ाया, फाइनल जो बेचा वो 200 की बेचा, यानी 150 रुपये उसने उसकी कीमत बढ़ाया। तो जीवीए मेथड में क्या करते हैं कि जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो रहा है हर स्टेप पे, सबका समेशन कर लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। तो पहले स्टेप में 50, दूसरे स्टेप में 150, टोटल हो गई 200। यहाँ कितनी आ रही थी, 200, यहाँ कितनी आ रही, 200। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब दोनों मेथड से, इनकम मेथड से और जीवीए मेथड से, दोनों से ही 200 रुपये ही जवाब मिल रहा है, तो हम इस स्ट्रगलस में क्यों पढ़ रहे हैं कि स्टेप को पकड़ते बैठे? रीज़न है उसका, हमें यहाँ पर टोटल फाइनल वैल्यू पता चल जाती है कि हाँ भाई 200 रुपये हमारा जीडीपी है, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जबकि जीवीए में हमें हर स्टेप में पता चल रहा है कि हम किस सेक्टर में क्या कर रहे हैं, हम किस सेक्टर में कितना कमा रहे हैं, कितनी प्रोसेसिंग हम और कर सकते हैं, कहाँ पे किसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जीवीए जो मेथड होती है वो 8 अलग अलग सेक्टर से निकाली जाती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मिनरल्स हो गए, है ना, माइनिंग हो गई। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर, तो इससे क्या होता है कि
गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि हम किस सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, किस सेक्टर में हमें और इम्प्रूव करना है, तो अगली बार जब वो स्कीम्स बनाएगा, योजना बनाएगा बजट में, तो उन सेक्टर्स को प्रमोट करेगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी एक वैल्यू हो जाती है। तो हम आगे पहले देख चुके हैं कि जीडीपी जो हम है वो कांस्टेंट प्राइस पे, मतलब कोई ऐसा बेस प्राइस होता था उस पर कैलकुलेट करते थे। तो जीवीए किस प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं? जीवीए कैलकुलेट करते हैं बेसिक प्राइस पे। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी सीधी सी डेफिनेशन पूछ लेता है मेंस में, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सब जो करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, जीवीए, जीडीपी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है। तो बेसिक प्राइस क्या होती है? जीवीए कैलकुलेट होता है बेसिक प्राइस पे। बेसिक प्राइस क्या होता है? हमने देखा था कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत, यानी फैक्ट्री पे जो सामान बन रहा है उसमें उसमें उसकी सामान जो फाइनली हाथ में आया, प्रोडक्ट जो बन के निकला, उसकी कीमत कितनी पड़ रही है हमको। तो उसके लिए हमने 4 फैक्टर, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर देखे थे, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। तो ये 4 फैक्टर को जोड़ के जो हमें कीमत पड़ती थी वही फैक्टर कॉस्ट कहलाता था, कारक लागत कहलाती थी। उस पर अगर हम उत्पाद कर लगा दें तो वो बाजार मूल्य हो जाता है, यानी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ज़्यादा, उसमें जो भी टैक्स लग रहे थे उस प्रोडक्ट पे, जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया, पेन बनाया मान लीजिए, पेन बनाया या मोबाइल बनाया, उस पर जो भी टैक्स लगे वो बाजार मूल्य कहलाता था, मार्केट प्राइस कहलाता था। अब देखिए आप कोई आम आदमी है, आपने एक इंतज़ाम किया, एक ग्राउंड वगैरह वहाँ पे फैक्ट्री खड़ी की, सब कुछ किया। अब गवर्नमेंट को आप स्टैम्प ड्यूटी देंगे, कुछ वहाँ फैक्ट्री का आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, भले ही आप वहाँ प्रोडक्शन करें ना करें, आपने रजिस्ट्रेशन कराया। अब साल भर आपने किया नहीं किया, अगले साल फिर रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी या जो भी सरकारी खर्चे लगते हैं वो लगेंगे आपको। इन खर्चों को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन टैक्स, उत्पादन कर। इनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट टैक्स। यहाँ पे क्या है? प्रोडक्शन टैक्स। तो जब कारक लागत में, फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं बेसिक प्राइस, और इसी बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है जीवीए। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा कि जीवीए क्या है। जीवीए क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन, यानी हर स्टेप में जितनी वैल्यू हम किसी प्रोडक्ट के बनने में ऐड कर रहे हैं उसको बोलते हैं जीवीए। अब एक क्वेश्चन उठता है कि एनआई कैलकुलेट जो होती है इंडिया के अंदर किसी भी कंट्री में, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? मतलब हम चाहते हैं कि हमें तो अपनी राष्ट्र की सही सही आय पता चले एकदम, पर उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ हो जाती हैं या किन किन प्रॉब्लम्स की वजह से होती हैं। तो वो गलती हम देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा। सबसे पहले डबल काउंट की प्रॉब्लम आती है। डबल काउंट क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपने कश्मीर में केसर उगाया, वो केसर दिल्ली में पैक हुआ, और दिल्ली में पैक होकर नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, गुवाहाटी में जाके वो किसी बड़े पैकेज में थोक थोक के रेट में बिक गया। अब जब गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्शन करवाई तो कश्मीर में जो केसर प्रोड्यूस हुआ था, कश्मीर में जो केसर प्रोड्यूस हुआ था उसके भी 200 रुपये जोड़ लिए, और असम में जो बिक रहा है उसके भी जोड़ लिए। तो ये 2 बार काउंट हो गया ना। हमने तो बोला था कि जीडीपी में सिर्फ जो फाइनल कंज्यूमर के पास यूज़ होने वाला है उसको हम जोड़ेंगे, पर क्योंकि गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो इतने प्रिसाइज काम नहीं कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है उनको पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट कहाँ गया है, जो भी है हमारे सिस्टम की खामियां हैं, उस वजह से डबल काउंट हो गया वो। तो जितनी जीडीपी हमारी है नहीं उससे ज़्यादा निकल के आएगी ऐसे में, तो ये सही नहीं है। कुछ सर्विसेज होती हैं, कुछ सेवाएं जो होती हैं वो कैलकुलेट नहीं आ पाती, हम राष्ट्रीय आय में जोड़ नहीं पाती। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ जो काम वाली बाई आती है, मेड आती है, वो तो कहीं जाके उसका तो किसी को नहीं पता ना कि वो 2000 रुपये, 1000 रुपये जो भी कमा के ले गई, तो वो राष्ट्रीय आय में कैसे जुड़ेगी। या कोई बंदा सरकारी जॉब करता है और वो 2 बजे घर आ जाता है, उसके बाद वो घर में ट्यूशन पढ़ाता है, तो उस ट्यूशन के बारे में किसी को नहीं बताता ना। क्यों? क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है अपना गवर्नमेंट के पास। तो ये भी तो अनकैलकुलेटेड है ना, कैलकुलेट नहीं हुई है ना। तीसरा, इनफॉर्मल सेक्टर, जो चाट फुल्की के ठेले लगाते हैं, जो पोहे जलेबी के ठेले लगाते हैं, या कुछ भी ऐसा सामान बेचते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर है, तो उनका कोई कैलकुलेशन नहीं होता, उनसे जाके कोई नहीं पूछता कि भाई आपने कितना कमाया, कितनी आपकी इनकम है। तीसरा, जो संस्थाएं ये डेटा कैलकुलेट करती हैं गवर्नमेंट की, एनएसएसओ और सीएसओ, पहले 2 थी, अब ये मर्ज हो गई हैं, तो ये सिर्फ एक ही संस्था है जो ये पूरा काम करती है, तो इसके ऊपर बहुत लोड होता है। ये भी एक वजह है कि सही से नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय नहीं हो पाती कैलकुलेट। तीसरा है अनट्रेन पर्सनल, ये जो पटवारी, टीचर्स गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, इन्हीं को डेटा कलेक्शन लगा देते हैं, इनकी कुछ खास ट्रेनिंग नहीं हुई होती है, इस वजह से ये लोग सही डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने में जो बाधाएं आती हैं उसकी। हमारा यहाँ पर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का टॉपिक खत्म हो गया।